नमस्कार, मैं अविनाश हूँ, जो आज आपको मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। ये कहानी दिल्ली की है। दिल्ली पे आमतौर से एक जो जगह है वो फ़ेमस है जिसका नाम जीबी रोड है। वहाँ पर वेश्यावृत्ति होती है, वहाँ पर तमाम पुरुष जाते हैं और अपने तन की आग को बुझाते हैं वहाँ पर। तन की आग हो या मन की आग हो, सभी अपनी जो जिस्म की हवस होती है, भूख होती है, वो जाकर के वहीं पर मिटाते हैं। दरअसल आज की जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, ये कहानी भी वहीं की है और वहाँ पे एक कमरा लगता है, कमरा नंबर 68। इसी कमरा नंबर 68 की जो कहानी आपको मैं बताने वाला हूँ, इस कहानी को सुनेंगे आप, तो वाक़ई सन्न रह जाएँगे कि इस दुनिया में इस प्रकार की घटनाएँ होती हैं। जो दरअसल कहानी है कि कोठे पर अपनी बहन को बचाने ग्राहक बनकर पहुँचा भाई, ये आज की कहानी है। कैसे एक भाई ने अपनी बहन की इज्जत को बचाया। हालाँकि वो एक ग्राहक बनकर ही उसके कमरे में जाता है और फिर वहाँ से सारी सच्चाई, सारे रहस्य खुल कर के सामने आते हैं, वो कैसे बचाता है। आज की ये पूरी कहानी उसी पर आधारित है। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। दरअसल दिल्ली के करोल बाग से करोल बाग लगता है, उस वहीं से एक व्यक्ति फ़ोन करता है और फ़ोन करके और फ़ोन कहाँ करता है, दिल्ली से कोलकाता करता है। कोलकाता में रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम महेश होता है, महेश के नंबर पे ये कॉल आता है। कॉल आता है तो वो कहता है कि तुम्हारी बहन तुम सुप्रिया के भाई बोल रहे हो? तो वो कहता है कि हाँ, मैं सुप्रिया का भाई ही बोल रहा हूँ। क्या बात है बताइए? वो कहता है सुप्रिया बस इतना मैसेज देने के लिए कहा है कि वो दिल्ली के कोठे पर जीबी रोड कोठे पर वो पकड़ी है गई है। उसी में उसको बंदी बना कर के रखा गया है, उसके साथ जिस्म फरोशी का धंधा कराया जाता है। अगर तुम उसको बचा सकते हो तो बचा लो। वो कहता है कि आप कौन बोल रहे हैं? तो वो कहता है कि मेरी नाम पहचान, तुम जान कर क्या करोगे? मैं सुप्रिया से कई दफ़ा मिला हूँ, उसने मुझसे विनती की है। तो मैंने उसने कहा कि मेरे भाई तक बस इतना मैसेज पहुँचा दो, तो मैंने तुम्हारा काम किया। ये जब बातें सुनता है उसका भाई, तो उसको पता चलता है, तो वो सीधे बाइक मोड़ता है और अपने घर पहुँचता है। जब घर पहुँचता है तो अपने माँ से पिताजी से कहता है कि हमारी जो बहन लापता हो गई थी, जिसका कोई नाम पता नहीं मिल रहा था, जो गुम हो गई थी, उसकी एक खबर आई है, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से दिल्ली निकलना है। ये कह कर के जो अपने माता-पिता से परमिशन लेता है और उसके बाद सीधा वो दिल्ली पहुँचता है। जब दिल्ली पहुँचता है तो वहाँ पर वो सीधे उसी कोठे पर जाता है, जो जीबी रोड कोठा है, उसी कोठे पर जाता है और कहता है कि पहले तमाम जाके वहाँ पर लड़कियों को देखता है, उससे अब जब वहाँ पर देख लेता है, फिर वहाँ से वापस आता है। वापस आने के बाद फिर वो उसी व्यक्ति को कॉल करता है, जो व्यक्ति उसको फ़ोन किया था जिस नंबर से। जब बार-बार फ़ोन करता है, तो फ़ोन वो व्यक्ति जब रिसीव करता है, तो पहले तो वो व्यक्ति मना कर देता है, कहता है कि मैं तुमसे नहीं मिल सकता। लेकिन जब ये लड़का है, जो बार-बार रिक्वेस्ट कर रहा है, बार-बार एकदम फ़ोन पे फ़ोन किया जा रहा है, विनती कर रहा है उसे कि प्लीज़ आप उसे एक बार मिल लीजिए। जो मैं यहाँ पे नया हूँ, मुझे किसी बारे में पता नहीं है, मैं वहाँ से आ गया हूँ, तो प्लीज़ आप मुझसे मिल के और थोड़ा-सा बस 2 मिनट का वक़्त दे दीजिए। जब उसकी तमाम विनती जब करता है वो, तो व्यक्ति बहुत ही बड़ा दयालु होता है, तो फिर उस लड़के से मिलता है और लड़के से मिलने के बाद सारी बातें उससे बताता है। सारी बातें बताने के बाद फिर वो उससे वहाँ से निकलता है और फिर वापस से पहुँचता है उसी जीबी रोड कोठे पर। जब कोठे पर पहुँचता है, तो जा कर के उससे कहता है कि मुझे कोई लड़की दे दो जिसके साथ मुझे वक़्त बिताना है। मैं अपने चाहे इसके बदले में जितने पैसे देने होंगे, मैं देने के लिए तैयार हूँ। मुझे एक लड़की दो जिसके साथ मैं वक़्त को बिता सकूँ, अपने अ, आग को बुझा सकूँ। जब ये बातें वहाँ के जो आदमी हैं, जो वहाँ पे तमाम जो कोठे पे कार्य काम करने वाले थे, जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, कोठे से तमाम लड़कियों को दिखाया जाता है उसके सामने। लेकिन वो एक-एक करके सारी लड़कियों को देखता है, लेकिन किसी भी लड़की को वो पसंद नहीं करता है। जब इतना सब खत्म हो जाता है तो फिर जो कोठे की मैनेजर होती है, वो उससे कहती है कि इसको सुप्रिया को दिखा दो, जो अभी 2-3 महीने पहले जो नई लड़की आई है, उसको इसको दिखा दो, शायद वो पसंद आ जाए क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब ये सुनता है कि उस लड़की की डिमांड इतनी ज़्यादा है, तो वो कहता है कि मुझे उसी से मिलना है, चाहे जितना समय लगे। तो वो कहती है कि अभी वो किसी ग्राहक के साथ गई हुई है, जैसे ही वो खाली होगी तो तब तक तुम्हें वेट करना होगा और बदले में उसके पैसे तुम्हें ज़्यादा पेमेंट करने होंगे। वो कहता है, ठीक है।
तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद पैसे देने के लिए जितनी उनके द्वारा बताई गई रकम थी वो वहाँ पर पेमेंट करता है और बैठ कर के इंतज़ार करने लगता है। जब इंतज़ार करता है तब तक उस कमरे का दरवाज़ा खुलता है, उसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। तब तक उसकी जो बहन थी, बहन भी बाहर निकलती है। जब बहन बाहर निकलती है, ये भाई और बहन एक-दूसरे को देखते हैं। बहन कुछ कह नहीं पाती, उसकी निगाहें नीची हैं। अब जो वहाँ पे उसने पैसे पेमेंट कर ही दिया था, लड़की फिर अंदर जाती है और फिर ये लड़का वापस से उसी कमरे में ये जाता है। जब जाता है लड़का तो फिर दरवाजे को बंद किए कर लेते हैं और बंद कर लेने के बाद दोनों बहन और भाई एक दूसरे के गले लिपट करके रोने लगते हैं। लेकिन रोने के में भी वो ऐसे रो रहे थे, अपने दर्द को बयां भी नहीं कर पा रहे, एक दूसरे का मुंह बंद कर दिया था ताकि उन लोगों की आवाज़ उस चारदीवारी से बाहर न जाए। अगर चारदीवारी से आवाज़ अगर बाहर जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी दोनों के लिए। और फिर तमाम बातें उनकी होती है, पूरी कहानी वो बताती है कि वो कैसे-कैसे इस कोठे पर पहुँची। जो तब तक यही सब अभी बातें हो ही रही थी कि तब तक दरवाजे को पीटने लगा जाता है, क्योंकि जो उसका समय सीमा होती है कि इतने देर तक ही इस यहाँ पर वक़्त बिता सकते हैं आप। तो उधर से कहते हैं कि अगर तुम 5 मिनट से अगर और ज़्यादा वक़्त लोगे, तो फिर तुम्हें दुगनी रकम पेमेंट जितना तुमने पैसा दिया है, उससे भी और उतना और तुमको देना पड़ेगा। लड़का अंदर से बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे इसके साथ और वक़्त बिताना है, बिताने दो। वो कहते हैं कि ठीक है। उसके बाद वो चले जाते हैं और फिर लड़की जो कहानी अपनी है, वो पूरी-पूरी कहानी बताती है। दरअसल लड़की बताती है कि वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी और वहाँ पर उसकी एक जो दोस्त बनी थी, जिसका नाम ज्योत्सना था। ज्योत्सना जब उसकी दोस्त बनी थी, तो ये बहुत समय से एक साथ काम कर रहे थे, वक़्त बिता रहे थे। एक दिन ज्योत्सना रोते हुए इससे कही कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मेरे मुझे एक दिल्ली की एक अच्छी कंपनी से मुझे एक ऑफ़र आया हुआ है। वहाँ पर जो उसकी पेमेंट है वो लगभग 1 लाख रुपए के करीब है। जहाँ पे वो काम कर रही थी वहाँ पर उसकी पेमेंट लगभग 35 से 40 हज़ार रुपए थी। वो कहती है कि मैं अगर मैं वहाँ जाती तो मेरी सैलरी बढ़ जाती और मेरा पोस्ट भी बढ़ जाता। जब ये बातें वो लड़की सुनती है, यानी कि जो सुप्रिया है वो सुनती है। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम ट्राई करो, अपने घर वालों से बात करो, हो सकता है तुम्हारे घर वाले राज़ी हो जाएँ। वो कहती है कि नहीं, मेरे घर वाले राज़ी ही नहीं हो रहा है, एकदम तैयार नहीं है, कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जब ये बातें वो कहती है, तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर देखो, अगर हो सकता है कि अगर वहाँ पे अगर मेरी पोस्टिंग हो जाए तब तो और बेहतर है। तब बेहतर है, मैं शायद, अगर तुम्हारे घर वाले नहीं तैयार हो रहे, मेरे लिए घर वाले तैयार हो जाएँगे, मैं इस काम को करने के लिए तैयार हूँ। पेमेंट भी अच्छी खासी मिलने लगेगी, घर की गरीबी दूर हो जाएगी। वो कहती है कि ठीक है, मैं बात करती हूँ। बात कर लेती है ज्योत्सना जो है, और फिर उसके बाद जो सुप्रिया है वो उस कंपनी में इंटरव्यू के लिए पहुँचती है। जब इंटरव्यू के लिए पहुँचती है तो वहाँ पर बैठी रहती है, वक़्त बीतता रहता है। तब तक एक बुजुर्ग व्यक्ति वहाँ पर आता है और कहता है कि बेटा, तुम चाय लोगी या फिर कॉफ़ी या फिर पानी? तो वो कहती है, क्योंकि इंटरव्यू से पहले बाहर लोग बैठे रहते हैं, तो वहाँ के जो लोग वहाँ पे जो काम करने वाले वर्कर होते हैं, वो आमतौर पे पानी उन पूछ लेते हैं। और यही बात वहाँ पर हुई थी। व्यक्ति आता है तो उससे जब पूछता है तो वो कहती है कि चाचा जी, आप जो भी अच्छा बना लेते हैं, चाय या कॉफ़ी, आप दे दीजिए। तो वो कहते हैं कि जो तुम बताओ। तो वो कहती है, आप मुझे चाय ही बना के दे दीजिए, वो भी एकदम कड़क चाय, क्योंकि इंटरव्यू होने वाला है, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा स्ट्रेस है, पसीने हो रहे हैं, डर लग रहा है। चाय पी लूँगी तो थोड़ा-सा रिलैक्स महसूस होगा। वो कहता है कि ठीक है। व्यक्ति जाता है और चाय लेकर के आता है, और चाय जब लड़की पीती है तो कुछ ही समय बाद वो सो जाती है, और सोने के बाद लगभग 10 से 12 घंटे का जब समय बीत जाता है, तब उसकी आँख खुलती है, और आँख भी खुलती है तो कहाँ, वो एक कोठे में, जहाँ पर ये खुद को पता ही नहीं समझ पा रहे थे कि इसके साथ आखिर हो क्या रहा है। जब इसकी आँख खुलती है, पहले तो ये नींद में रहती है, लेकिन जब ये खुद को सँभालती है, जब खुद को देखती है, तो उसके बदन पर एक भी कपड़े नहीं थे। एक भी वस्त्र नहीं है, और इसके ऊपर एक बुजुर्ग व्यक्ति, जिसकी उम्र लगभग 50 से 55 साल के करीब है, वो उसके साथ संबंध बना रहा था। अब जब तक वो होश सँभालती, उतने देर में लगभग एक व्यक्ति जाता, दूसरा व्यक्ति आता, एक व्यक्ति जाता, दूसरा व्यक्ति आता, ऐसे कर के ये सिलसिला चल रहा था। उस दिन लगभग उसने 25 से 30 मर्दों के साथ संबंध बनाए थे, पहले दिन ही।
जब वो रोना चाहती, चीखना चाहती, चिल्लाना चाहती या तो फिर अगर वो अपना बस मुँह खोलती तो उसको बदले में मार पड़ती। वो पानी माँग रही थी, उसको ना ही पानी दिया जा रहा था, ना ही खाना दिया। जब भी वो मुँह खोलती तो उसको बस मार पड़ रही थी। वक़्त बीतता रहता है, अब वो उस जब भी वो मुँह खोलती तो उसको इंजेक्शन ऐसा दिया जाता था जब भी वो होश में आती, ताकि उसके अंदर से उत्तेजना पैदा हो और वो संबंध बनाने के लिए राज़ी हो जाए। बस यही सिलसिला चल रहा था। अब इसी दौरान उसकी मुलाकात जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है, पूरे कोठे की लड़कियों को आज़ादी थी कि वो बाहर आ जा सकती। लेकिन केवल इसी सुप्रिया को बस ये आज़ादी नहीं थी कि वो कोठे की दहलीज़ को पार कर सके, क्योंकि उन लोगों को डर था कि ये यहाँ से भाग जाएगी। अब ये बातें जब वो समय बीतता रहता है तो वही व्यक्ति जो उसी दिल्ली का रहने वाला होता है, वो वहाँ से आता है उस लड़की के पास और ये इससे वो अच्छे खासे इसके संबंध हो जाते हैं। अच्छे तरीके से इस एक तरह से कह लीजिए कि वो दोस्त हो जाते हैं, वो बार-बार आता है इस लड़की के साथ तमाम बातें करता है, वक़्त बिताता है, संबंध बनाता है, फिर वो जाता रहता है। एक दिन लड़की ने अपने दिल की बात उससे कही कि क्या तुम मेरे भाई से बात कर लोगे और बता दोगे क्या कि मैं यहीं पर हूँ? तो वो कहता है कि नहीं, अगर ये बातें इन लोगों को पता चल जाएगी तो वो तुम्हारे साथ-साथ मुझे भी मार देंगे। जब वो लड़की विनती करती है, उसकी प्रार्थना करती है तो वो आदमी तैयार हो जाता है, वो कहता है कि ठीक है और फिर वही वो व्यक्ति फ़ोन करता है। फ़ोन करने के बाद ये लड़का वापस यहीं पे आता है। जब आता है तो फिर वो लड़की उसको तमाम कहानी सुना देती है, भाई की आँखों में आँसू है, बहन की आँखों में आँसू है। वक़्त ख़त्म हो गया रहता है, वो कहता है कि ठीक है, मैं कल फिर आऊँगा, देखता हूँ तो मैं कुछ न कुछ व्यवस्था ज़रूर करता हूँ तुम्हें यहाँ से निकालने के लिए। फिर वो वहाँ से निकलता है, वक़्त ख़त्म हो गया रहता है, वो जाता है और उसके बाद उसकी समझ में नहीं आया था क्योंकि शहर नया था, लोग नए थे वहाँ पे, उसकी समझ में ये नहीं आया था कि आखिर वो जाए भी तो कहाँ जाए? क्योंकि वहाँ की पुलिस के पास जा नहीं सकता क्योंकि पुलिस के पास हफ्ता पहुँचता होगा तो फिर पुलिस उसी को और उसको और लड़की को दोनों लोगों के लिए खतरा हो सकता है। जब ये बातें वो सोच ही रहा होता है फिर अगले दिन जब वक़्त बीतता रहता है, जब अगला दिन आता है तो फिर वो अपनी बहन के पास वापस से पहुँचता है। कहता है बहन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ यहाँ पर? किसके पास जाऊँ? किससे मदद माँगूँ? क्या करूँ? दरअसल जो सुप्रिया रहती है वो कहती है कि तुम एक काम करो कि मैंने सुना है यहाँ पर कि यहाँ की जो डीसीडब्ल्यू है, यानी कि जो यहाँ की एक एनजीओ संस्था है, तुम उसमें जाओ और शायद महिला आयोग के पास जाओ, वहाँ से शायद कुछ मदद मिल सके। तो जो व्यक्ति है, वो लड़का है, वो लड़का सीधे वहाँ से निकलता है और फिर वो महिला आयोग के पास पहुँचता है और वहाँ पर जाता है। एक डीसीडब्ल्यू होता है और वहाँ पर जो महिला अध्यक्ष थी, जिनका नाम स्वाति मालीवाल था, इन्हीं की एक एनजीओ चलती है, डीसीडब्ल्यू, उसकी एक मेंबर थी किरण नेगी, उसी से ये मिलता है और मिल कर के अपनी बहन की सारी सच्चाई, जो भी वाक़या हुआ रहता है उसके साथ, सारी बातें बताता है। जो किरण नेगी है, वो अपने उस अध्यक्ष से बात करती है, महिला अध्यक्ष से बात करती है जिनका नाम स्वाति मालीवाल होता है, उनसे बात करती है और सारी बातें बताती है कि एक लड़का है, उसकी बहन यहाँ फँसी है, ऐसे-ऐसे वाक़या है। ये खुद उससे मिल कर के आया है और सारी बातें खुद बता रहा है। वो कहती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उस बच्चे की मदद ज़रूर की जाएगी। और जो स्वाति मालीवाल है फिर वहाँ के डीजीपी जो रहते हैं मंजीत सिंह रंधावा, उनसे बात करती है और पूरी एक टीम तैयार की जाती है, एक डेट मुकर्रर किया जाता है और जो डेट मुकर्रर होता है वो 9 अगस्त 2019 का होता है और इसी दिन को उस वहाँ पर रेड डाली जाती है और वहाँ से पहले इस लड़के को बता दिया गया रहता है कि तुम वहाँ पर ग्राहक बन के जाओगे और अपने बहन के कमरे में तुम खुद वहाँ पर रहोगे ताकि हमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब ये बातें वो लड़का सुनता है तो वो कहता है कि ठीक है, वहाँ पर गया रहता है। डेट मुकर्रर होता है, जब रेड होती है तो फिर वहाँ से उस भाई को, उस बहन को वहाँ से निकाला जाता है और साथ ही साथ जो वहाँ के मैनेजर होते हैं, उस मैनेजर के को भी वहाँ से अरेस्ट किया जाता है और तमाम लड़कियों को वहाँ से रिहा किया जाता है। कई लोगों को वहाँ से कैद किया कई लोगों को वहाँ से पकड़ा जाता है जो उसके वहाँ पे मेंबर थे और साथ ही साथ इस लड़की को जिन लोगों ने मिल कर के फँसाया था, जिस कंपनी ने फँसाया था, जिसने भेजा था, तमाम लोगों के खिलाफ केस दर्ज होता है और केस दर्ज होने के बाद उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, वो अभी हवालात के हवा खा रहा है। तो ये थी आज की पूरी कहानी। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं बल्कि आपको जागरूक और सतर्क करना है। आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। कहानी कैसी थी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं कल एक सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए
जय हिंद, जय भारत।